नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दस्तक में। तो वक्त दस्तक का है, शुरुआत अभी दस्तक देती इस समय की सबसे बड़ी खबर के साथ। कल संविधान दिवस है। कांग्रेस संसद भवन के सेंट्रल हॉल में होने वाले संविधान दिवस समारोह में शामिल नहीं होगी। और सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, बल्कि कांग्रेस के अलावा टीएमसी, आरजेडी, डीएमके, सीपीएम, सीपीआई भी कल के संविधान दिवस समारोह में शामिल नहीं होंगी। ये फैसला इन राजनीतिक दलों की तरफ से लिया गया है। तो इस समय बड़ी खबर यही आई है कि टीएमसी, आरजेडी, डीएमके, सीपीआई, सीपीएम कोई भी संविधान दिवस समारोह में शामिल नहीं होंगे। दूरी बनाए रखने का इन सभी दलों ने निर्णय ले लिया है और ये कांग्रेस तो शामिल नहीं होगी, इस बात की पुष्टि भी फिलहाल हो चुकी है। संविधान के नाम पर भी राजनीति की इस खबर पर हमारी नजर रहेगी और हम आपको बताते रहेंगे। अब बात आज की दस्तक की। विमान में अनाउंसमेंट होता है, सुना होगा आपने। कहा जाता है कि यात्रीगण कृपया कुर्सी की बेटी बांध लें, विमान टेक ऑफ होने वाला है। तो बात उस राजनीति के टेक ऑफ की जहां एक तरफ विकास का जेवर है, हवाई जहाज है, दूसरी तरफ कल किसानों के आंदोलन का नया चैप्टर है, ट्रैक्टर है। अब विकास के रिमोट से वोट आएगा या किसानों की नाराजगी की चोट नुकसान करेगी? आजादी के इतने सालों तक तो उत्तर प्रदेश को ताने सुनने के लिए मजबूर कर दिया गया था। कभी गरीबी के ताने, कभी जात पात की राजनीति के ताने, कभी हजारों करोड़ रुपयों के घोटालों के ताने, कभी अपराधी माफिया और राजनीति के गठजोड़ के ताने। यही सवाल था कि क्या वाकई कभी यूपी की एक सकारात्मक छवि बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी। 178 विमान खड़ा करने की ताकत, दुनिया का सबसे चौथा बड़ा एयरपोर्ट, 29,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रोजेक्ट। चुनावी साल में उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में विकास का रिमोट दबाकर वोट के एयरपोर्ट का शिलान्यास हुआ। पहले की सरकारों ने जिस उत्तर प्रदेश को अभाव और अंधकार में बनाए रखा, पहले की सरकारों ने जिस उत्तर प्रदेश को हमेशा झूठे सपने दिखाए, वही उत्तर प्रदेश आज राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय छाप छोड़ रहा है। जिस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के बन जाने पर 1 लाख लोगों को रोजगार मिलने का दावा है, उसी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के शिलान्यास के वक्त गूंज पश्चिमी यूपी में गन्ना किसानों का जिक्र करते हुए जिन्ना के नाम के साथ होती है। आखिर क्यों? गन्ने की मिठास को कुछ लोगों ने कड़वाहट में बदल करके यहां पर दंगों की एक जो श्रृंखला खड़ी की थी, आज ये देश के अंदर एक नया द्वंद्व बना है कि ये देश गन्ने की मिठास को एक नई उड़ान देगा या जिन्ना के अनुयायियों से फिर दंगा करवाने की शरारत करवाएगा। क्या विकास के मंच से भी जिन्ना का जिक्र इसलिए जरूरी है ताकि वोटों का ध्रुवीकरण हो? वोट जिसके किसान आंदोलन के कारण घटने का दावा किया जाता है, आंदोलन जिसे खत्म करने के लिए 3 कानून को रद्द करने संसद सत्र में सरकार जा रही है, उसी दिल्ली और दिल्ली की संसद को घेरने के लिए अब शुक्रवार से फिर किसान आ रहे हैं। 1 साल कल 26 तरीक ਨੂੰ पूरा होने जा रहा है। ਅਸੀਂ 26 सालगिरह मनाने जा रहे हैं, अपने हक लेने जा रहे हैं। एक तरफ हवाई जहाज है, दूसरी तरफ किसानों का ट्रैक्टर, एक तरफ चुनावी राज्यों में वोट का एयरपोर्ट है, दूसरी तरफ किसानों का आंदोलन। जेवर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट का पहला फेज 2024 में तैयार होगा। 2030 तक अंतर्राष्ट्रीय आकार एयरपोर्ट ले पाएगा। चुनावी मौसम में किसानों का आंदोलन 1 साल होने के मौके पर फिर से बड़ा आकार लेता दिख रहा है। पंजाब हरियाणा से किसान दिल्ली आ रहे हैं। ये तस्वीरें संगरूर की। किसान बस, ट्रक, ट्रैक्टर पर बैठकर दिल्ली की तरफ आते हैं।
आप सोचें अगर कि जब कृषि कानूनों को संसद के शीतकालीन सत्र में अगले ही हफ्ते सरकार रद्द करने जा रही है, तो अब किसान क्यों आंदोलन करने दिल्ली आते हैं? ये जानने से पहले देखिए किसान कितने बड़े फैक्टर हैं, क्योंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का रिमोट दबाने के बाद भी किसान हित की बात ही सबसे पहले प्रधानमंत्री जेवर में करते हैं। यहाँ के किसान साथी, विशेष रूप से छोटे किसान, फल, सब्जी, मछली जैसी जल्दी खराब होने वाली उपज को सीधे एक्सपोर्ट कर पाएंगे। हमने किसान हित में, प्रोजेक्ट के हित में, देश के हित में इन अड़चनों को भी दूर किया। हमने ये सुनिश्चित किया कि प्रशासन किसानों से समय पर पूरी पारदर्शिता के साथ भूमि खरीदे और तब जाकर 30,000 करोड़ रुपए की इस परियोजना का आज हम भूमि पूजन करने के लिए आगे बढ़े हैं। 5 महीने में 10 बार उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री आ चुके हैं, हजारों करोड़ की योजनाओं के शिलान्यास की झड़ी लगा चुके हैं। एक नजर देखिए, 25 नवंबर को 30,000 करोड़ के जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास, 22,497 करोड़ के पूर्वांचल एक्सप्रेस का तोहफा इसी महीने दिया गया। 20 अक्टूबर को कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। 5 अक्टूबर को लखनऊ में 4,737 करोड़ की 75 विकास योजनाओं की सौगात दी। 14 सितंबर को अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया। 15 जुलाई को वाराणसी में 1600 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ। इन सब के बाद कृषि कानून वापस ले लिया, आंदोलन तब भी नहीं हटा। यूपी, उत्तराखंड, पंजाब की 314 सीट पर असर डालने वाले किसान फिर दिल्ली में जुटने आ रहे हैं। बठिंडा में ट्रैक्टर ट्रालियों से किसानों का जत्था चला है। बरनाला से बसों, गाड़ियों, ट्रक, टेम्पो में बैठकर किसान चल चुके हैं। फतेहाबाद से ट्रेन में बैठकर किसान दिल्ली आ रहे हैं। ट्रेन के अलावा कारों का बड़ा काफिला लेकर किसान संगठन के लोग राजधानी पहुंच रहे हैं। ठीक 1 साल पहले जिस तरह किसान आंदोलन शुरू हुआ, जो तस्वीरें 1 साल के भीतर दिखती आईं, उसी तरह ट्रैक्टर ट्रॉलियां किसानों से भरी हुई अब 1 साल पूरा होने पर आंदोलन के दोबारा नजर आती हैं। प्लान क्या है? आज भी प्रधानमंत्री जी सब ये कहते हैं कि हमने बात मान लिया, वापसी चले जाओ। एमएसपी हमारा पहले भी इशू था, आज भी हमारा इशू है। अभी 27 तारीख को फिर हमारी संयुक्त मोर्चे की मीटिंग है। अगली रणनीति हम उसमें तय करेंगे। 26 तारीख को हमारा हर मोर्चे पे हमारा प्रोग्राम है। देश की राजधानियों पे प्रोग्राम हमारा प्रदर्शन रहेगा। 29 तारीख को जो रास्ते दिल्ली के खुले हुए हैं, उन रास्तों पे को हम 1000 लोग ट्रैक्टरों के साथ में उन रास्तों पे को जाएंगे। 60 ट्रैक्टर होंगे, 30 ट्रैक्टर गाजीपुर बॉर्डर से और 30 ट्रैक्टर टिगरी बॉर्डर से। शुक्रवार से लेकर अगले हफ्ते तक दिल्ली में बड़ी दस्तक किसानों की रहनी है। वोट के एयरपोर्ट से जीत का हवाई जहाज अब उड़ेगा या किसान आंदोलन के ट्रैक्टर से वोटर गियर बदलेगा? चुनावी दस्तक क्या होगी? हैदराबाद से आशीष पांडे के साथ कुमार कुणाल, जेवर आज तक। बीजेपी ये कहती है कि गांधी जी खुद चाहते थे कि कांग्रेस मुक्त भारत हो। 2013 के बाद से बीजेपी ने कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देकर कई सारे चुनाव जीते, कई राज्यों में कांग्रेस को मुक्त भी कर दिया। वहीं कांग्रेस मुक्त का नारा क्या अब ममता बनर्जी भी लगाने लगी? महात्मा गांधी ने चंपारण में अंग्रेज मुक्त हिंदुस्तान की बात कही थी। आज यहां से जुगल बनना चाहिए, गांधी मैदान से जुगल बजना चाहिए। कांग्रेस मुक्त भारत का सपना हिंदुस्तान का था। कांग्रेस मुक्त भारत का सपना तो गांधी जी का बताया गया, पूरा करने 2014 से नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी उतरी। अब मानो कांग्रेस से ही 23 साल पहले अलग होकर पार्टी बनाने वाली ममता बनर्जी ने कांग्रेस मुक्त भारत के बीजेपी किनारे को अपना लिया। दिल्ली में जब ममता बनर्जी 3 दिन के दौरे पर आई, तब दिल्ली से 2000 किलोमीटर दूर मेघालय में ममता की पार्टी ने एक झटके में कांग्रेस के 2/3 विधायक अपने साथ मिला लिए। ऐसा मिलाए कि एक झटके में तृणमूल मुख्य विपक्षी पार्टी की ताकत पा जाती है। 2018 में मेघालय में जो असेंबली इलेक्शन हुआ था, उसमें टीएमसी ने कोई भी सीट नहीं जीता था, लेकिन इसके बावजूद
कल जो कांग्रेस के 12 एमएलए कांग्रेस पार्टी छोड़ के टीएमसी में ज्वाइन किया, उसके बाद टीएमसी आप मेघालय असेंबली में मेन ऑपोजिशन पार्टी के रूप में उभर रहा है। मेघालय में कुल 60 विधानसभा सीट हैं, 40 विधायक बीजेपी के समर्थन वाले एनडीए के हैं। बुधवार तक कांग्रेस के 17 विधायक थे। पूर्व मुख्यमंत्री मुकुल संगमा समेत 12 विधायकों ने टीएमसी का हाथ पकड़ लिया, कांग्रेस से हाथ झाड़ दिया। अगर यहाँ पे नहीं हो रहा है, आपका अगर सिचुएशन नहीं हो रहा तो थोड़ा हटना पड़ता है, तो मैंने हटा है क्योंकि यहाँ पे खड़ा होके मैं अच्छा से अपना जो कर्तव्य है वो अच्छा से निभाना सकेगा। कर्नाटक, मध्य प्रदेश में तो अब तक कांग्रेस के विधायक टूटकर सरकार अपनी गिराते थे, बीजेपी की सरकार बनाते थे। लेकिन मेघालय में तो सरकार छोड़िए, विपक्ष का दर्जा भी छिनवाकर कांग्रेस विधायक टूट जा रहे हैं, जिसमें अब कांग्रेस को साजिश नजर आती है। एक साजिश की तरह हो रहा है, उसको मैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लोग, खासकर हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी जी और जितने भी हमारे हाईकमांड के लोग हैं इसमें जुटे हुए हैं, वो उसके ऊपर निर्णय करेंगे और बताएंगे। दिल्ली सबका जगह है, कोई आ सकते। सदन में क्या होगी, हम बराबर सबके साथ चलने का कोशिश करते हैं, लेकिन जिस तरीके के रूख है कांग्रेस को तोड़ना और मोदी जी को खुशी करने के जिस तरीके की कवायद शुरू कर दिया है, इसमें अगले दिन क्या करेंगे, अगले तारीख उनको सोचने दीजिए, हमें नहीं। जो भी षड्यंत्रकारी कांग्रेस पार्टी को वीक करने का काम कर रहे हैं या सोच रहे हैं, वो इनडायरेक्टली उनका एक ही ऑब्जेक्टिव है कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे मजबूत बनाया जाए। ऐसी कौन सी साजिश है कि टीएमसी कांग्रेस पर रत्ती भर भी ममता नहीं रखती? बिहार में कांग्रेस के नेता कीर्ति आजाद, हरियाणा से टीम राहुल के सदस्य अशोक तंवर, असम में कांग्रेस की बड़ी नेता सुष्मिता देव, गोवा में कांग्रेस के बड़े नेता रहे लिएजिनो फेलेरियो, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी को बंगाल में, यूपी में कांग्रेस के बड़े नेता रहे कमलापति त्रिपाठी के बेटे ललितेश पति त्रिपाठी को ममता बनर्जी की पार्टी कांग्रेस मुक्त करके टीएमसी युक्त कर चुकी है। और सवाल जब ममता से कांग्रेस पर हो रही लगातार स्ट्राइक पर पूछिए तो जवाब आता है, हम थोड़े ना बुलाए। तो क्या कांग्रेस के नेता खुद अपनी पार्टी से मुक्त होने में जुटे हैं? अगर हम तो किसी को नहीं बोला, लेकिन अगर हमारा पार्टी में कोई आते हैं, अगर कोई पार्टी छोड़ के भी आते हैं, उसको अपना का बात है। हम कोई पार्टी को जोड़ने तोड़ने का बात नहीं कर रहे, लेकिन कोई आदमी उसका अपना सिद्धांत है कि हम तृणमूल कांग्रेस में जाए, तृणमूल कांग्रेस अच्छा लड़ाई करते हैं देश के लिए, तो ये तो ठीक है। अब तक बीजेपी में ही कांग्रेस के बड़े बड़े नेता मुक्त होकर जाते रहे। एडीआर की रिपोर्ट कहती है 2016 से 2020 के बीच कांग्रेस के 170 विधायक चुनाव के दौरान दल बदल कर चुके हैं। ऐसे नेताओं के पलायन पर राहुल गांधी कह चुके हैं, जो हमारे यहाँ डर रहे हैं उनको बाहर निकालो, चलो भैया जाओ, आरएसएस के हो जाओ, भागो, मजे लो, नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है तुम्हारी, हमें निडर लोग चाहिए, ये हमारी आइडियोलॉजी है, ये मेरा बेसिक मैसेज है। अब बीजेपी से ज्यादा नेता कांग्रेस के टीएमसी में जा रहे हैं। तो क्या जैसे कांग्रेस मुक्त भारत के नारे के साथ बीजेपी सत्ता में आई, अब उसी तरह नेताओं को कांग्रेस मुक्त करके ममता बनर्जी देश में मुख्य विपक्षी दल बनने की रणनीति पर चल रही हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि ऐसा लगभग कभी नहीं होता था कि दिल्ली में ममता बनर्जी आए और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से न मिले। इस बार हुआ है। जब सवाल हुआ कि मुलाकात के लिए क्या सोनिया गांधी के पास जाएंगी, जवाब सुनिएगा। क्यों हर टाइम मुलाकात होने का कोई बात है क्या? ये कोई मैंडेटरी है? ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है? मैंने बोला, मैंने टाइम नहीं मांगा, वो लोग बिजी है पंजाब इलेक्शन के लिए, लेट देम बी बिजी फॉर देयर पार्टी वर्क। संसद के शीतकालीन सत्र के लिए रणनीति बनाती कांग्रेस को फिलहाल अपने नेताओं को रोकने की भी रणनीति बनानी होगी, क्योंकि ममता बनर्जी तो कांग्रेस मुक्त अभियान में कोई भी ममता दिखाती नजर नहीं आ रही। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ हेमंता नाथ, शिलोंग आज तक। विधायकों को बांटे और बेरोजगारों को डांटे, ये कहानी राजस्थान की है। बेरोजगारी में राजस्थान देश में दूसरे नंबर पर है। हर साल 1 लाख पद भरने का सरकारी वादा अब तक आधा है। चिंता सरकार को सिर्फ अपने विधायकों को मोटे वेतन भत्ते सुविधा वाले पदों पर भरने की। बेरोजगारों की उच्च शिक्षा वाली डिग्री भुलाकर
सरकार अपनी कुर्सी बचाने वाले विधायकों पर राजस्थान में कृपा बरसा रही है। एक तरफ डिग्रीधारी बेरोजगार, इनके लिए 1 लाख पद खाली हैं, सरकार भर नहीं रही। दूसरी तरफ नेतागिरी वाले विधायक, जिन्हें या तो पद बांटे जा रहे हैं, पद नहीं तो बनाने की तैयारी करी जा रही है। राजस्थान में विधायकों की सरकारी भर्ती पहले टंगी रही, फिर बढ़ी तो ऐसे बढ़ने लगी कि पूछिए मत। ये हैं प्रसादी लाल मीणा, दवा और दारू दोनों विभाग के मंत्री बने हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, आबकारी मंत्री भी। कुर्सी संभालते ही इनका पहला ज्ञान ये बरसा कि जीना अगर जरूरी है तो सरकारी दारू पीना बहुत जरूरी है। शराब मत पियो। लोगों को यही कहेंगे शराब मत पियो, ये बुरी आदत है। आपके पास तो दवा फिर भी कोई पिए तो उसको क्या करेंगे? दवा दारू जहरीली। आपको ये पता है पटना में शराबबंदी है, कितने लोग मर गए जहरीली शराब से। मरने की बजाय तो अच्छा है कि ये सरकारी शराब लेके पीना। हंसी ठहाका करते हुए जहरीली नहीं, सरकारी शराब पीने की राय देने वाले मंत्री जी इकलौते नायाब हीरे नहीं राजस्थान के। इनसे मिलिए, नाम है राजेंद्र गुढ़ा, योग्यता बीएसपी छोड़कर गहलोत सरकार में आए। अब दोबारा मंत्री बने तो राजेंद्र गुढ़ा ऐसा गूढ़ ज्ञान अपनी जनता के बीच देने लगे जिससे शर्मनाक ही कहेंगे। सैनिक कल्याण राज्य मंत्री कहते हैं हेमा मालिनी बूढ़ी हो गईं, अब मैं कैटरीना कैफ के गाल जैसी सड़क बना कर दूंगा। कौन सी है? महिलाओं के प्रति ऐसी सोच रखने वाले नेता मंत्री बन जाते हैं। बेरोजगार हाथ में डिग्री लिए एग्जाम पास करके भी लाचार खड़े रह जाते हैं। सरकारें तो बस मंत्री पद, सलाहकार पद खोज खोज कर बांटती है। इनका खर्चा कौन उठाएगा? जनता। राजस्थान में मंत्रियों को वेतन के अलावा सत्कार भत्ता के नाम पे 80,000 रुपए, आने जाने को कार और तेल मुफ्त, घर के नाम पर बंगला या 30,000 महीना किराया, फर्नीचर के नाम पर 5 लाख रुपए, बिजली 35,000 यूनिट फ्री, पानी 50 लाख लीटर फ्री, मेडिकल सब कुछ फ्री, डीए के नाम पर 2,000 रुपए रोज के और 2 लाख का स्वविवेक फंड दिया जाता है। कहानी इतनी भर नहीं, जब 30 मंत्री पद का कोटा भर गया तो अपने विधायकों को सेट करने के लिए एक्स्ट्रा भर्ती मुख्यमंत्री गहलोत ने निकलवा दी। मुख्यमंत्री के 6 सलाहकार बनाए गए। राजकुमार शर्मा भी सीएम के सलाहकार बनने वालों में से एक हैं। पूछा गया क्या करेंगे सलाहकार बनकर, तो इनका जवाब सुनिए। अभी प्रधानमंत्री जी ने भी कम से कम 15 सलाहकार नियुक्त करके, सुरक्षा सलाहकार अलग है। कोई कमेंट कोई दे उचित नहीं है। ऐसे कमेंट आते कई बार सुनते हैं और राज्यों से भी सुनते हैं कि राजस्थान हो चाहे कोई राज्य हो, कोई व्यक्ति कोई भी हो, उनको अपनी मर्यादा का ख्याल रखना ही चाहिए। मर्यादा से बाहर जाके राजनीति करेंगे तो उसको कोई पसंद नहीं करेगा। इतना मैं कह सकता हूँ। किस संदर्भ में उन्होंने कहा मुझे नहीं मालूम है, पता करेंगे किस संदर्भ में उन्होंने कहा, क्यों कहा। राजस्थान में विधायकों को पद बांटने की संदर्भ सहित व्याख्या ये है कि गहलोत सरकार को 122 विधायक समर्थन दे रहे हैं। 38 विधायकों को सरकारी पद बांटे जा चुके हैं। 78 विधायकों के लिए पदों का इंतजाम जारी है। 15 संसदीय सचिव बनाए जाएंगे। जो बचेंगे उन्हें निगम, आयोग, बोर्ड में भर्ती करा दिया जाएगा। फिलहाल राजस्थान की कांग्रेस सरकार को 122 विधायकों का समर्थन प्राप्त है और गहलोत सरकार ने सभी 122 विधायकों से वादा किया है कि हर किसी को कोई न कोई पद दिया जाएगा, भले ही इसके लिए कानून बनाने की जरूरत पड़े। फिलहाल गहलोत मंत्रिमंडल की औसत आयु 61 साल है और ज्यादातर मंत्री 12वीं पास हैं। सबको पदों की रेवड़ी बांटने में जुटी सरकार के मंत्रियों की शिक्षा भी सुन लीजिए। 7 मंत्री ऐसे जो सिर्फ 12वीं तक पढ़े हैं। स्वास्थ्य मंत्री तो सिर्फ 10वीं पास हैं। 6 मंत्री ग्रेजुएट हैं। 3 मंत्री ने पीएचडी की। नेतागिरी की डिग्री इतनी बड़ी हो जाती है, जहां सरकार सुरक्षा कवच लेकर चलने वाले विधायक
योग्यता नहीं, सरकारी कृपा पर पदों पर रखे जाते हैं, बस खाली हाथ रह जाते हैं पढ़े लिखे बेरोजगार। ये वो नौजवान हैं जिनसे आज तक की दस्तक के बाद गहलोत सरकार ने खाली पदों पर भर्ती का लिखित समझौता किया था, फिर वादा खिलाफी की, फिर ये युवा धरना देने लगे। ये नौजवान अब कांग्रेस सरकार की पोल खोलने उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी के पास जाने लगे, तो मुख्यमंत्री के सलाहकार ने मिलकर 2 दिन का वक्त मांगा। आगे क्या हुआ सुन लीजिए। पिछली बार भी गए तो वहाँ हमें पीटा गया था। इस बार जब 10 तारीख को गए तो हमारे साथ उन्होंने गाली गलौज की, तो हमें पता है कि वो कांग्रेस के वो कार्यकर्ता हमें मारेंगे, तो हमें पता है कि मारेंगे तो मार खाने जाएंगे, लेकिन इस बार पीछे नहीं हटेंगे। आर पार की लड़ाई हम लड़ेंगे, क्योंकि मांगे हमारी वाजिब पर 23 फरवरी को लिखित में समझौता हुआ था। मैं जो दिन अनशन तोड़वाया था। अबरार जो मुख्यमंत्री सलाहकार यहाँ आए थे, लगातार मंत्रियों से वार्ता हुई, मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई, उसके बावजूद भी हमारी मांगे नहीं हो रही। सरकार बचाने वाले मंत्री बन गए, सलाहकार बन गए, आगे निगमों के अध्यक्ष बन जाएंगे। कम पड़ा तो सरकार और नए पद सृजन कर देगी, लेकिन जब सरकार बनाने वाले युवा 1 लाख से ज्यादा खाली पदों को भरने के नाम पर सिर्फ दौड़ाए जाएंगे, तो जरूरी है आप दस्तक दीजिए। नौकरियां देने के नाम पर सरकार सत्ता में आई थी। सत्ता में आए हुए करीब 3 साल हो गए, मगर इन 3 सालों में 50,000 भी नौकरी नहीं दे पाए हैं। पुरानी भर्तियां ही अभी तक चल रही है। इस सरकार की भर्ती तो शुरू ही नहीं हुई है, जबकि सरकार अपने लिए जितने पद हैं उससे ज़्यादा भर्ती कर लिए हैं और पद कैसे सृजित किए जा सकते हैं उसकी तैयारी में लगी हुई है। बेरोजगार कह रहे हैं कि गहलोत नहीं सुन रहे हैं, प्रियंका गांधी को सुनाने अब उत्तर प्रदेश जा रहे हैं। कैमरामैन शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। तो अब आप यहां पर अंदाजा लगाइए कि हम अगर कह रहे हैं कि विधायकों को बांट रहे हैं और बेरोजगारों को डांट रहे हैं, तो ये सच्चाई है या नहीं। क्या जरूरत थी इतने सारे अपने सलाहकार बनाने की और उनको इतने भत्ते देने की, इतना पैसा देने की? और जबकि आप ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि राजस्थान जो है वो बेरोजगारी में हमारे देश में दूसरे नंबर पर है। 1 लाख पद भरने का सरकार ने वादा किया, जी हाँ, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ, आधा ही अभी है। तो क्या आपको सिर्फ चिंता जो होती है वो अपने विधायकों की होती है, मंत्रियों की होती है, अपनी सरकार को बचाने की होती है, अपने पाले में अपने विधायकों को करने की होती है, लेकिन आपके प्रदेश के वो जो युवा हैं जो रोजगार के लिए दर दर भटकते हैं, आपकी तरफ इस उम्मीद से देखते हैं कि आप उन्हें सरकारी पद देंगे, नौकरी देंगे। मत दीजिए सरकारी पद, नौकरी, लेकिन कम से कम ऐसे अवसर तो प्रदान कर दीजिए जिससे उन्हें निजी नौकरियां मिल सकें। लेकिन ऐसा होता हुआ दिखता नहीं है, और जब नहीं दिखता है तो बेरोजगारों की उच्च शिक्षा वाली डिग्री भुलाकर सरकार कुर्सी बचाने वाले विधायकों पर कृपा बरसाती है, तो तकलीफ होती है उन बेरोजगारों को जो पढ़ते हैं, लिखते हैं और अपनी सरकार पर विश्वास करते हैं, लेकिन उनके साथ होता है विश्वासघात। कोई कमेंट कोई दे उचित नहीं है। ऐसे कमेंट आते हैं, कई बार सुनते हैं और राज्यों से भी सुनते हैं कि राजस्थान हो चाहे कोई राज्य हो, कोई व्यक्ति कोई भी हो, उनको अपनी मर्यादा का ख्याल रखना ही चाहिए। मर्यादा से बाहर जाके राजनीति करेंगे तो उसको कोई पसंद नहीं करेगा। इतना मैं कह सकता हूँ। किस संदर्भ में उन्होंने कहा मुझे नहीं मालूम है, पता करेंगे किस संदर्भ में उन्होंने कहा, क्यों कहा। फिलहाल राजस्थान की कांग्रेस सरकार को 122 विधायकों का समर्थन प्राप्त है और गहलोत सरकार ने सभी 122 विधायकों से वादा किया है कि हर किसी को कोई न कोई पद दिया जाएगा, भले ही इसके लिए कानून बनाने की जरूरत पड़े। फिलहाल गहलोत मंत्रिमंडल की औसत आयु 61 साल है और ज्यादातर मंत्री 12वीं पास हैं। नेतागिरी की डिग्री इतनी बड़ी हो जाती है जहां सरकार सुरक्षा कवच लेकर चलने वाले विधायक योग्यता नहीं, सरकारी कृपा पर पदों पर रखे जाते हैं, बस खाली हाथ रह जाते हैं पढ़े लिखे बेरोजगार। ये वो नौजवान हैं जिनसे आज तक की दस्तक के बाद गहलोत सरकार ने खाली पदों पर भर्ती का लिखित समझौता किया था, फिर वादा खिलाफी की, फिर ये युवा धरना देने लगे। ये नौजवान अब कांग्रेस सरकार की पोल खोलने उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी के पास जाने लगे, तो मुख्यमंत्री के सलाहकार ने मिलकर 2 दिन का वक्त मांगा। आगे क्या हुआ सुन लीजिए। पिछली बार भी गए तो वहाँ हमें पीटा गया था। इस बार जब 10 तारीख को गए तो हमारे साथ उन्होंने गाली गलौज की, तो हमें पता है कि वो कांग्रेस के वो कार्यकर्ता हमें मारेंगे, तो हमें पता है कि मारेंगे तो मार खाने जाएंगे, लेकिन इस बार पीछे नहीं हटेंगे। आर पार की लड़ाई हम लड़ेंगे, क्योंकि मांगे हमारी वाजिब पर 23 फरवरी को लिखित में समझौता हुआ था। मैं जो दिन अनशन तोड़वाया था। अबरार जो मुख्यमंत्री सलाहकार यहाँ आए थे, लगातार मंत्रियों से वार्ता हुई, मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई, उसके बावजूद भी हमारी मांगे नहीं हो रही। सरकार बचाने वाले मंत्री बन गए, सलाहकार बन गए,
आगे निगमों के अध्यक्ष बन जाएंगे। कम पड़ा तो सरकार और नए पद सृजन कर देगी। लेकिन जब सरकार बनाने वाले युवा 1 लाख से ज्यादा खाली पदों को भरने के नाम पर सिर्फ दौड़ाए जाएंगे तो जरूरी है आप दस्तक दीजिए। नौकरियां देने के नाम पर सरकार सत्ता में आई थी। सत्ता में आए हुए करीब 3 साल हो गए, मगर इन 3 सालों में 50,000 भी नौकरी नहीं दे पाए हैं। पुरानी भर्तियां ही अभी तक चल रही है। इस सरकार की भर्ती तो शुरू ही नहीं हुई है, जबकि सरकार अपने लिए जितने पद हैं उससे ज्यादा भर्ती कर लिए हैं और पद कैसे सृजित किए जा सकते हैं उसकी तैयारी में लगी हुई है। बेरोजगार कह रहे हैं कि गहलोत नहीं सुन रहे हैं, प्रियंका गांधी को सुनाने अब उत्तर प्रदेश जा रहे हैं। कैमरामैन शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर पहले की सरकारों को जमकर कोसा और यह कहा कि पहले उत्तर प्रदेश को घोटालों और माफियाओं के ताने मिला करते थे, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। तीनों कृषि कानून वापस लेने के बाद पश्चिम उत्तर प्रदेश में ये प्रधानमंत्री की पहली बड़ी रैली थी, जिसके द्वारा उन्होंने इस इलाके के किसानों को भी साधने की पूरी कोशिश की। ये एयरपोर्ट अनेक सालों तक दिल्ली और लखनऊ में पहले जो सरकारें रही उनकी खींचतान में उलझा रहा। यूपी में और केंद्र में पहले जो सरकारें रही उन्होंने कैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास को नजरअंदाज किया, उसका एक उदाहरण ये जेवर एयरपोर्ट भी है। ये कैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, एक तरफ तो हवाई अड्डा बेच रहे हैं, दूसरी तरफ हवाई अड्डा बना रहे हैं। बताओ आप इनकी बातों पे भरोसा करोगे कि नहीं करोगे? पहले की सरकारों ने जिस उत्तर प्रदेश को अभाव और अंधकार में बनाए रखा, पहले की सरकारों ने जिस उत्तर प्रदेश को हमेशा झूठे सपने दिखाए, वही उत्तर प्रदेश आज राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय छाप छोड़ रहा है। जो एयरपोर्ट घाटे में, हवाई जहाज चल रहा है वो घाटे में, तो ये भारतीय जनता पार्टी का गणित क्या है जो मुनाफा लोग कमा रहे हैं? क्या मुनाफा का गणित है? उत्तर प्रदेश में चुनाव है, इसीलिए हर उद्घाटन शिलान्यास पर सियासी विवाद है। आजादी के 7 दशक बाद पहली बार उत्तर प्रदेश को वो मिलना शुरू हुआ है जिसका वो हमेशा से हकदार रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर श्रेय लेने और इल्जाम लगाने का सिलसिला अभी थमा भी नहीं था कि जेवर एयरपोर्ट पर नई सियासी जंग शुरू हो गई। प्रधानमंत्री मोदी ने जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शिलान्यास का बटन दबाकर पिछली सरकारों को जमकर कोसा, तो वहीं विपक्ष एक नए इल्जाम के साथ मैदान में आ गया। प्रधानमंत्री ने अपने आधे घंटे के भाषण में हाईवे और एयरपोर्ट से बेहतर होती उत्तर प्रदेश की बदलती तस्वीर, डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों और अपनी राष्ट्र प्रथम की नीति पर बात की। लेकिन प्रधानमंत्री का सबसे ज्यादा जोर 2 बातों पर था। पहला उत्तर प्रदेश की बदलती पहचान और दूसरा पश्चिम यूपी के किसान। तीनों कृषि कानून वापस लेने के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये प्रधानमंत्री की पहली बड़ी रैली थी, जिसे उन्होंने बीजेपी की उम्मीदों को उड़ान देने वाले रनवे के तौर पर इस्तेमाल किया। आजादी के इतने सालों तक तो उत्तर प्रदेश को ताने सुनने के लिए मजबूर कर दिया गया था। कभी अपराधी माफिया और राजनीति के गठजोड़ के ताने, यूपी के कोटि कोटि सामर्थ्यवान लोगों का यही सवाल था कि क्या वाकई कभी यूपी की एक
सकारात्मक छवि बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी। कुछ दिन पहले ही पीएम ने सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था, जिसे अखिलेश ने अपना काम बताते हुए श्रेय लेने की कोशिश की थी, जिसके बाद जेवर में पीएम ने अखिलेश यादव को निशाने पर लिया। 2 दशक पहले यूपी की भाजपा सरकार ने इस प्रोजेक्ट का सपना देखा था, लेकिन बाद में ये एयरपोर्ट अनेक सालों तक दिल्ली और लखनऊ में पहले जो सरकारें रही उनकी खींचतान में उलझ रहा। जेवर एयरपोर्ट की पहली फाइल राजनाथ सिंह के कार्यकाल में बनी थी, जिसे मायावती ने भी आगे बढ़ाने का काम किया, लेकिन तब की यूपीए सरकार ने इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई और 2017 में आई अखिलेश सरकार में इसे आगरा ले जाने की बातें हुई और ये मामला ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन जिस तरह से अखिलेश ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को अपनी सरकार का प्रोजेक्ट बताया और कैंची जीवी कहकर पीएम मोदी पर तंज कसा, इसी का जवाब देते हुए पीएम मोदी ने अखिलेश का नाम लिए बगैर कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे लिए राजनीति का नहीं बल्कि राष्ट्रनीति का हिस्सा है। हमारे देश में कुछ राजनीतिक दलों ने हमेशा अपने स्वार्थ को सर्वोपरि रखा है। इन लोगों की सोच रही है अपना स्वार्थ, सिर्फ अपना खुद का, परिवार का या जहां रहते उस इलाके का, उसी को वो विकास मानते थे, जबकि हम राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट की भावना पर चलते हैं। प्रधानमंत्री का निशाना सैफई पर था, जहां पर अखिलेश सरकार की विशेष मेहरबानी के आरोप लगने आम है। पीएम मोदी ने जेवर में एयरपोर्ट के शिलान्यास के बहाने पश्चिम यूपी के किसानों को भी अपने पाले में लाने की कोशिश की। खासतौर पर चुनावी लिहाज से अगर इसको देखें तो पश्चिमी यूपी में एक बड़ा तोहफा यहाँ सिर्फ उत्तर प्रदेश को नहीं, उन लोगों को भी जो यहाँ 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर के दायरे पर रहते हैं, क्योंकि दिल्ली में जो एयरपोर्ट है उसके बाद यहाँ एयरपोर्ट बनना आम लोगों के लिए भी बहुत अच्छा और एक बहुत सुविधाजनक कार्य है। पीएम जब जेवर में विपक्ष पर कड़े तेवर अपना रहे थे, तब अखिलेश यादव लखनऊ में जनवादी पार्टी की रैली में बीजेपी पर तंज कसते हुए दावा कर रहे थे कि जेवर में बन रहे एयरपोर्ट को बीजेपी बेचने जा रही है। ये एयरपोर्ट इसलिए बन रहे हैं कि जिस समय एयरपोर्ट बन करके तैयार हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी इसको भी बेच देगी। अखिलेश यादव ने एयरपोर्ट को लेकर एक और नया आरोप मोदी सरकार पर लगाया और ट्विटर पर लिखा, अगर समाजवादी पार्टी सरकार के समय फिरोजाबाद में प्रस्तावित एयरपोर्ट बनने की अनुमति केंद्र की भाजपा सरकार ने रोकी न होती, तो इस समय जेवर के साथ चूड़ियों को भी जुड़ने का मौका मिलता और उत्तर प्रदेश का वैकासिक श्रृंगार पूर्णता की ओर बढ़ता। उत्तर प्रदेश में सरकार जहां चुनाव से पहले शिलान्यास और योजनाओं के जरिए जनता को रिझाने में लगी है, तो वहीं अखिलेश और मायावती एक्सप्रेसवे और एयरपोर्ट को अपनी सरकार का काम बता रहे हैं। जेवर एयरपोर्ट पर दावे की इस जंग में इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि 21 साल की लंबी जद्दोजहद के बाद बन रहे इस एयरपोर्ट से पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को बहुत फायदा होगा। वो प्रदेश जेवर से अर्पिता आर्या के साथ आज तक ब्यूरो। चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार ताबड़तोड़ योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर रही है, लेकिन बीजेपी सिर्फ विकास के ही भरोसे चुनाव में नहीं जा रही। जानबूझकर अखिलेश यादव के जिन्नावादी कहकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी स्थिति को मजबूत करने में बीजेपी लगी है। भारत माता की, मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। मौका तो था जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास का, लेकिन पीएम से पहले भाषण देने उतरे योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से जिन्नावादियों को फटकारा, तो सवाल उठे कि क्या योगी ने उत्तर प्रदेश के चुनाव का एजेंडा सेट कर दिया है। सबसे पहले सुनिए योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। किसानों ने कभी किसी कालखंड में यहां की गन्ना की मिठास को आगे बढ़ाने का प्रयास किया था, लेकिन भाइयों बहनों, गन्ने की मिठास को कुछ लोगों ने कड़वाहट में बदल करके
यहां पर दंगों की एक जो श्रृंखला खड़ी की थी, आज ये देश के अंदर एक नया द्वंद्व बना है कि ये देश गन्ने की मिठास को एक नई उड़ान देगा या जिन्ना के अनुयायियों से फिर दंगा करवाने की शरारत करवाएगा। और यही तय करने के लिए आज आप सबका आह्वान करने के लिए मैं स्वयं आपके बीच यहां पर उपस्थित हुआ हूं। योगी आदित्यनाथ चाहते तो जेवर एयरपोर्ट की खासियत बता सकते थे, शिलान्यास में आई जनता को विस्तार से इस एयरपोर्ट से होने वाले फायदों को गिना सकते थे, लेकिन उन्होंने गन्ना और जिन्ना पर यूपी चुनाव लड़ने के अपने इरादों को जता दिया। गन्ने की मिठास को कुछ लोगों ने कड़वाहट में बदल करके यहां पर दंगों की एक जो श्रृंखला खड़ी की थी, आज ये देश के अंदर एक नया द्वंद्व बना है कि ये देश गन्ने की मिठास को एक नई उड़ान देगा या जिन्ना के अनुयायियों से फिर दंगा करवाने की शरारत करवाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का यह हमला सीधे अखिलेश यादव पर था, जिन्होंने सरदार पटेल की जयंती पर मोहम्मद अली जिन्ना को लेकर एक विवादित बयान दिया था। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए। तो हरदोई में अखिलेश ने सरदार पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू से जिन्ना की तुलना करके देश के बंटवारे के दोषी को जाने अनजाने में जो इज्जत बख्शी, उससे उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले बड़ा विवाद खड़ा हो गया। बीजेपी ने अखिलेश के बयान पर आपत्ति जताते हुए अखिलेश को जिन्नावादी करार दिया, उनसे माफी मांगने को कहा। तो योगी आदित्यनाथ ने कहकर इस विवाद की आग को और भड़का दिया कि जिन्नावादी आएंगे तो राम भक्तों पर गोली चलवाएंगे। यही जिन्नावादी हैं जो राम भक्तों पर गोली चलाते हैं, और जब भी ये जिन्नावादी आएंगे राम भक्तों पर इसी प्रकार से गोली चलाएंगे। हालांकि बाद में जब अखिलेश से इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा गया तो उन्होंने कहा कि लोगों को फिर से इतिहास की किताबें पढ़नी चाहिए, लेकिन उनके सहयोगी के बयान ने इस विवाद को फिर से तूल दे दिया। देश के पहले प्रधानमंत्री जिन्ना को बना दिया गया होता तो भारत का बंटवारा ही नहीं होता। मतलब आप इस बात से सहमत हैं उनकी बातों से? जिन्ना को देश का प्रधानमंत्री ही लोग बना दिए होते। इस बात को आडवाणी जी के विचार को पढ़िए, अटल जी के विचार को पढ़िए, जो देश के शुभचिंतक है उनके विचार को पढ़िए, वो क्यों उनकी तारीफ करते थे। अखिलेश कैंप से आने वाली इन्हीं आवाजों से सवाल उठे कि क्या अखिलेश यादव जिन्ना को याद करके ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस हरदोई में अखिलेश ने ये बयान दिया था, वहाँ पर 5 विधानसभा सीट में से 4 पर मुस्लिम वोटर 18 से 23% तक है। जानकारों ने बताया कि अखिलेश ने ऐसा मुस्लिम वोटरों को अपने पाले से छिटकने से बचाने के लिए किया, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जेवर में गन्ने की बात कहकर एक तरफ पश्चिमी यूपी के किसानों का दिल जीतने की कोशिश की, तो वहीं जिन्ना और दंगा कहकर समाजवादी पार्टी को जिन्ना और मुजफ्फरनगर दंगे पर घेरने का प्रयास किया, जिससे बचने के लिए अखिलेश यादव ने अपना ट्रैक बदल दिया। गन्ने का किसान का बकाया अभी तक सरकार नहीं दे पा रही है, लेकिन जब बिजली का बिल आता होगा तो बताओ बिल से आपको करंट लग रहा कि नहीं लग रहा? कौन कम करेगा? अगर कोई कम कर सकता है तो वो समाजवादी लोग हैं। अब दूर नहीं बचा, 2022 का चुनाव आ गया है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी जहां चुनाव से पहले ताबड़तोड़ उद्घाटन और शिलान्यास कर रही है, तो अखिलेश यादव छोटे छोटे सहयोगियों को जोड़कर टीम बना रहे हैं। जेवर एयरपोर्ट को लेकर जिस तरह से योगी और अखिलेश में जुबानी जंग हुई, उससे कहा जा सकता है कि यूपी का चुनावी संग्राम अब अपने चरम पर है। जेवर से अर्पिता आर्या के साथ आज तक ब्यूरो।